इंटरनेशनल लॉ की क्लास में आज सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। कल हमने आपसे बात किया था, कल से तात्पर्य कि मेरे पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था अबाउट ह्यूमन राइट्स इन द यूएन चार्टर, बिकॉज वी आर नाउ डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इसलिए किसी भी जब भी हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का रेफरेंस तो स्वाभाविक है, वहाँ आएगा ही। तो कल जो हमने आपसे बात किया था उसी के आगे आज और बात करेंगे। येस्टरडे आई स्पोक अबाउट ह्यूमन राइट्स इन द यूएन चार्टर, और उसके सारे हमने डायमेंशंस के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज का जो विषय है दैट विल बी कंसर्निंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा। कुछ इसके संदर्भ में भी बातें कर लिया जाए। एज आई टोल्ड यू येस्टरडे that in February 1946 the United Nations authorized the Economic and Social Council to take upon the work of expanding the provisions of human rights that were embedded in the UN Charter। यानी फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को ये निर्देश दिया कि आप संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जो मानवाधिकारों से संबंधित प्रावधान हैं उसकी व्याख्या कीजिए, उसकी व्याख्या करने के लिए उचित कदम उठाइए। क्योंकि हमने कल जैसे आपको बताया था, यूनाइटेड नेशंस चार्टर में देयर आर प्रोविजंस ऑन ह्यूमन राइट्स बट दे आर नॉट प्रॉपर्ली इलॉबरेटेड, मेनली बिकॉज कल हमने जैसे बताया था कि चार्टर तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें बहुत सारी अन्य चीज़ों को भी सम्मिलित किया गया है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन दैट वाज नॉट देयर इन द चार्टर, एंड देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस दैट इट नीड्स फर्दर इलॉबरेशन, मोर एक्सप्लेनेशन शुड बी गिवन ऑन दोज प्रोविजंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड देयरफॉर इट ऑथराइज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल to go into the deeper nuances of the human rights. So under chapter 9th of the UN Charter, the Economic and Social Council has the power, and therefore exercising its power under Article 68, it set up a Commission on Human Rights। अनुच्छेद 68 के अंतर्गत सामाजिक तथा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की जो शक्ति थी उसका क्रियान्वयन करते हुए उसने कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों पर एक समिति का गठन किया, और इस समिति की अध्यक्षा जो थी वो मिसेस एलेना रूजवेल्ट थी, और इस समिति में सदस्य भी थे, अच्छे खासे सदस्य थे, तो जो बाद में 32 तक की उनकी संख्या पहुंच गई थी। अब देखिए इसके पास जो मैंडेट था, जो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को क्या करने के लिए कहा गया था, what were the tasks that were interested to this CHR। पहली बात तो पहला उसका कार्य था, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने इसको जो कार्य दिए CHR को बनाने के बाद, जो इसको कार्य दिए, जो ड्यूटीज़ दिए, ऑब्लिगेशंस दिए, नंबर 1 था टू प्रिपेयर एन इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स। टू प्रिपेयर एन इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स, अर्थात टू प्रिपेयर इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स, अर्थात मानवाधिकारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र का निर्माण किया जाए। पहला ये काम था, मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र का निर्माण किया जाए, उसकी रचना किया जाए। दिस वाज द फर्स्ट टास्क। नंबर 2 टास्क वाज टू क्रिएट और टू सेट अप डिक्लेरेशंस और कन्वेंशंस ऑन सिविल लिबर्टीज़। दूसरा जो प्रमुख इसका कार्य था वो ये था कि जो सिविल लिबर्टीज़ का उस समय बड़ा इम्पोर्टेंट एक विषय बन गया था। सिविल लिबर्टीज़ अर्थात नागरिक स्वतंत्रताएं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद होने लगा। वाद विवाद तो नहीं होने लगा, लेकिन हाँ विचार विमर्श होने लगा कि सिविल लिबर्टीज़ नीड टू बी इंश्योर्ड, दे नीड टू बी गारंटीड अंडर द यूनाइटेड नेशंस। देयरफॉर दिस वाज द सेकंड टास्क दैट वाज हैंडेड ओवर टू द CHR to draft conventions or declarations on civil liberties pertaining to women, liberties pertaining to other vulnerable sections of the society,
महिलाओं से संबंधित जो नागरिक स्वतंत्रताएं थी और समाज के अन्य जो जो आप कह लीजिए कि वल्नरेबल सेक्शंस थे या संवेदनशील जो समुदाय थे, उनके विषय में क्या उनकी लिबर्टीज़ होंगी उसको डिफ़ाइन किया जाए। हालांकि तो सभी व्यक्तियों की सभी व्यक्तियों की सिविल लिबर्टीज़ को, नागरिक स्वतंत्रताओं को डिफ़ाइन करने का इसको टास्क दिया गया था, बट विद अ स्पेशल फोकस ऑन द राइट्स ऑफ विमेन एंड अदर वल्नरेबल सेक्शंस। तीसरा जो इसका ये कार्य था वो ये था टू क्रिएट अ कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात ऐसे कन्वेंशन को की रचना किया जाए, निर्माण किया जाए, जिसका कार्य था कि वो भेदभाव को या वैमनस्य को रोके और वैमनस्य किस आधार पर, डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर जो किया जाता है नॉर्मली राष्ट्रों के द्वारा, उसका भी उन्होंने ग्राउंड्स बता दिया। पहला बताया रेस यानी नस्ल, दूसरा बताया जेंडर अर्थात पुरुष या महिला लिंग के आधार पर, तीसरा लैंग्वेज भाषा, और चौथा जो था रिलीजन। तो ये रेस, जेंडर, लैंग्वेज एंड रिलीजन, these are the four grounds on which normally prohibition or these are the four grounds of discrimination। तो इसलिए इसको ये टास्क दिया गया कि आप इन एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत क्या होगा, वैमनस्य से हीन सिद्धांत का आधार क्या होगा, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये एक कार्य दिया गया। एक और इसका कार्य था द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, अर्थात अल्पसंख्यकों की रक्षा किया जाना चाहिए, और इसके लिए उसको दायित्व दिया गया कि आप अल्पसंख्यकों के विषय में आप कानून बनाइए, प्रावधान बनाइए। दिस वॉज अनदर टास्क। और अंत में एक कार्य और था टू इनिशिएट स्टडीज़ टू मेक स्टडीज़ ऑन द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों से संबंधित, और आप गहन विचार विमर्श करेंगे, अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और आपको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के द्वारा जो और समय समय पर टास्क दिया जाएगा आप उसका निर्वहन करेंगे। ये इतने कार्य उसको दिए गए। तो इट हैड अ बिग मैंडेट, CHR के पास काफ़ी ज़्यादा कार्य थे उसको संपादित करने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए जो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जिसको ऑथोराइज़ किया गया था इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाने के लिए, जिसको कार्य दिया गया था सिविल लिबर्टीज़ का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, जिसको कार्य दिया गया था माइनॉरिटीज़ की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, उसके प्रोविजंस ले डाउन करने के लिए, और जिसको कार्य दिया गया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करने के लिए, और जिसको ये भी कहा गया था कि आप ह्यूमन राइट्स से संबंधित यू विल मेक फर्दर स्टडीज़ एंड इंक्वायरीज एंड असिस्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एज एंड व्हेन आस्क्ड फॉर। तो ये इतने उसके कार्य थे जो उसने किए। अब देखिए CHR ने, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने अपने कार्य को निभाने के लिए, करने के लिए कदम उठाना शुरू किया, और इस संदर्भ में उसने सबसे पहले 2 सब कमीशंस को गठन किया। इट कंस्टिट्यूटेड 2 सब कमीशंस, 2 उप समितियों का गठन किया, और उसमें पहली समिति थी सब कमीशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, सब कमीशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो हमने जैसे बताया नागरिक स्वतंत्रताएं बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बहुत बड़ा विषय था उस समय, उसी तरह से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा या उनकी रक्षा का भी एक बहुत बड़ा विषय था। खास तौर से जो पराजित जो राज्य थे, दूसरे विश्व युद्ध में जो पराजित राज्य थे, उनमें जो रहने वाले लोग थे, अब उनके ऊपर नियंत्रण हो गया था विजित राज्यों का। तो उन पराजित राज्यों के लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, वैमनस्यपूर्ण व्यवहार ना अपनाया जाए विजित राज्यों के द्वारा, उनके अधिकारों का अतिक्रमण ना हो, उल्लंघन ना हो, इन सब के लिए इंश्योर करने के लिए ये कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने कार्य करना शुरू किया, और इसके लिए उसने एक सब कमेटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ बनाया, और एक सब कमीशन और भी बनाया उसने, और वो था द कमीशन ऑन द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द प्रेस, सब कमीशन ऑन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रेस, अर्थात सूचना तथा प्रेस से संबंधित एक और उप समिति का गठन किया गया।
जो सूचना का प्रवाह हम कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमारे यहाँ तो आप जानते हैं 2005 में कानून भी बन गया। अदरवाइज द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो एम्बेडेड इन आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 19(1)(a) में ये अधिकार ये समाहित है या निहित है। तो ये इस बारे में चर्चा करी गई थी यूनाइटेड नेशंस में भी, और इसलिए एक सब कमीशन का गठन किया गया जो सूचना और मीडिया के अधिकारों का या उसके रखरखाव का के संबंध में वो प्रावधान बनाएगा। तो ये कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने इन 2 सब कमीशंस की स्थापना किया था। जनवरी 1947 से फ्रॉम 1947 द कमीशन इनिशिएटेड द वर्क ऑन द प्रिपरेशन ऑफ अ ड्राफ्ट ऑन बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। जनवरी 1947 से इस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के एक प्रपत्र पर कार्य करना शुरू कर दिया, जनवरी 1947 से। और इसलिए उसने इस कार्य को संपादित करने के लिए 3 चरणों को आउटलाइन किया, यानी डिफाइन किया। इट डिसाइडेड टू कंप्लीट दिस वर्क इन 3 स्टेजेस। पहला जो स्टेज होगा वो ये था कि टू प्रिपेयर अ डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। पहली बात थी, पहला जो चरण था, मानवाधिकारों पर एक अधिघोषणा या घोषणा जारी करी जाए, अर्थात एक घोषणा का एक परिपत्र जारी किया जाए। नंबर 1 वॉज टू डिक्लेयर अ बिल ऑन ह्यूमन राइट्स। ये पहला चरण था, अर्थात कि मानवाधिकार क्या होंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये जितने अधिकार होंगे ये क्या होंगे, कैसे होंगे, इनका रूपरेखा क्या होगी। तो इसके संदर्भ में एक ड्राफ्ट, एक प्रपत्र तैयार करने की योजना बनाई गई, वो प्रथम चरण में संपादन करना था। द सेकेंड वॉज टू प्रिपेयर अ बाइंडिंग कवेनेंट ऑन दीज ह्यूमन राइट्स so that nations could sign that covenant, so that nations could be held responsible after signing that covenant। अर्थात केवल अगर डिक्लेरेशन होगा तो संभवतः बात पूरी नहीं होगी, उद्घोषणा ही तो है वो, लेकिन उद्घोषणा के पीछे जब तक बाध्यकारी प्रावधान ना बनाए जाए, उसको संधि के द्वारा या कोई कन्वेंशन के द्वारा जब तक उसको सुनिश्चित ना किया जाए, इट्स पर्पस विल रिमेन सिंपली इनकम्प्लीट। सो द सेकेंड टास्क वॉज टू क्रिएट अ बाइंडिंग कवेनेंट which could be made compulsory for the nations or for the states to follow it। तो ये दूसरा चरण था। और तीसरा चरण यह था to decide upon the enforcement mechanisms of these human rights provisions। अर्थात तीसरा था enforcement mechanism, अर्थात इन मानवाधिकारों को कैसे लागू किया जाएगा, इसको लागू करने के लिए क्या यंत्र होगा या क्या माध्यम होंगे, उसको भी डिफाइन करा जाएगा, उसके लिए गाइडलाइंस तैयार करी जाएंगी। सो दीज वर द 3 प्रिंसिपल stages through which the task of the creation of an international bill of human rights was to be completed। इन 3 चरणों के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र का निर्माण किया जाना था जो मानवाधिकारों के बारे में विशद रूप से व्याख्या करेगा। तो जनवरी 1947 में इसके संदर्भ में कार्य शुरू हो गया। अब इसके बाद जब ये कार्य शुरू हुआ और ये कार्य लंबे समय तक चला, लंबे समय से तात्पर्य है कि पूरा 1947 निकल गया, क्योंकि जनवरी 1947 से काम शुरू हुआ और ये फिर अंततः ये पूरा 1948 का पूरा साल लग गया लगभग। तो 1947 पूरा लगा और 1948 में पूरा साल इसमें लग गया, और इसको अंतिम रूप से जो तैयार हुआ और जब पास किया गया, दैट वाज, यू नो इट वेरी वेल, 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को जाकर इसको अंततः पारित करा लिया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो लगभग 1948 का पूरा वर्ष लग गया और लगभग पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा 1947 का वर्ष लग गया। सो इन ऑल ऑलमोस्ट वी कैन से 23 months were used। 23 months went into the making or the preparation of this International Bill of Human Rights। अब इसको नाम जो दिया गया था
जिस नाम से इसको पारित किया गया उसको आप जानते हैं क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा। मानवाधिकारों की सार्वजनिक उद्घोषणा, दैट इज़ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये 10 दिसंबर 1948 को इसको पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 48 राष्ट्रों ने इसको पारित किया। 48 इट वाज ओकेड बाय 48 स्टेट्स एंड विदाउट एनी रिजेक्शन, 0 रिजेक्शंस वर देयर, यानी 0 नंबर ऑफ स्टेट्स रिजेक्टेड इट। हाउएवर देयर वर एब्सटेंशंस फ्रॉम 8 स्टेट्स, अर्थात 48 राज्यों ने इसको स्वीकार किया। इसके विरोध में मतदान विरोध करने वाला एक भी राज्य नहीं था। लेकिन इसको आप कह लिए कि निष्पक्ष, जिसे आप कह लिए कि न्यूट्रल रहने वाले, एब्सटेन करने वाले राज्यों में 8 थे। तो इसको कहते हैं 48-0 विद 8 एब्सटेंशंस, है ना। 48 स्टेट्स एक्सेप्टेड इट, नो स्टेट रिजेक्टेड इट, हाउएवर 8 स्टेट्स एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, 8 राज्यों ने इस पर मतदान करने से किनारा कर लिया, अलग हो गए। सो दिस was the voting pattern that went into the passage of this UDHR। अच्छा, अब देखिए जब UDHR बन गया, जब UDHR बन ही रहा था, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब ये बन रहा था, उस समय ही कुछ भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई थी। देयर वर सर्टेन कंट्रीज who had certain doubts in their minds, and owing to those doubts, some of those countries abstained from voting, and one of them was South Africa। कुछ राज्यों को, कुछ आप कह लीजिए कि उनका परसेप्शन नहीं क्लियर था कि ये जो डिक्लेरेशन बन रहा है ये किस प्रकार का होगा। उसमें कुछ राज्य थे और जिन्होंने एब्सटेन किया था, और उसमें एब्सटेन करने वाले राज्यों में से एक था साउथ अफ्रीका। जब इसके ऊपर वोटिंग हुई थी उस समय उसने अपनी स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा कि मैं इस प्रपत्र के विरोध में तो नहीं हूँ, इस ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के विरोध में तो नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई हैव माई ओन डाउट्स, एंड दोज डाउट्स पर्टेन टू द वेरी कैरेक्टर ऑफ द UDHR। इसको लेकर मैं विरोध में तो नहीं हूँ, साउथ अफ्रीका ने कहा, लेकिन मेरे मन में कुछ संशय है, कुछ भ्रांति है। और वो ये कि ये डिक्लेरेशन, अभी तो आप इसको नाम दे रहे हैं डिक्लेरेशन है, उद्घोषणा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पारित होने के बाद आप इसको डिक्लेरेशन की जगह बाइंडिंग एक कवनेंट के रूप में आप इसको कर लेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है 3 स्टेजेस में। पहला तो होगा डिक्लेरेशन होगा, दूसरा होगा एक बाइंडिंग कवनेंट होगा, और तीसरा इसका इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होगा। तो ऐसा तो नहीं कि अभी जो पारित हो रहा है, पारित होते समय तो डिक्लेरेशन है, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स इट इज़ गिवन a binding character and it is made binding for all the states. Therefore, owing to these controversies or the lack of clarity on this issue, we are not going to vote on that, because we are not still very clear. So insofar as the nature or the character of this declaration is concerned, what is going to be the future shape of this declaration? Will it not be converted into a binding convention? Will it not be given a binding nature? Will it not be imposed on the states? Those states which do not want the imposition of any binding covenant on them, for those for those states, they are not going to accept it. जो राज्य नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई मानवाधिकारों को कोई आवश्यक रूप से इम्पोज किया जाए, थ्रस्ट अपॉन किया जाए, वो राज्य इसको स्वीकार नहीं करेंगे। देयरफॉर साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो आफ्टर द voting was completed and after the passage of the UDHR by the United Nations, then Mrs. Roosevelt clarified the doubts of the member states। हालांकि अब तो वो एब्सटेन कर ही चुके थे, लेकिन बाद में एलेना रूजवेल्ट ने कहा, जब ये वोटिंग ख़त्म हो गई थी, काश ये पहले ही इन्होंने डिस्कस कर लिया था। हालांकि डिस्कशन हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि जब इसके निर्माण की प्रक्रिया हुई होगी, जब शुरू चल ही रही होगी उस समय, तो मिसेस रूजवेल्ट ने इसके नेचर के बारे में ना बात किया हो, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका के या कुछ और अन्य देशों के
के मस्तिष्क में कुछ प्रकार के संशय थे और इसी के चलते उन्होंने वोटिंग से अपने आप को दूर रखा। बट आफ्टर इट्स पैसेज मिसेस रूजवेल्ट क्लेरिफाइड दैट सी दिस डिक्लेरेशन इज मेरली डिक्लेरेशन, कि ये एक उद्घोषणा है और उद्घोषणा ही रहेगा। ये मानवाधिकारों का जो सार्वभौमिक प्रपत्र है, यूनिवर्सल जो एक ये चार्ट हमने एक पूरा ये प्रोविजंस बनाए हैं, इट इज़ जस्ट अ डिक्लेरेशन एंड इट विल एवर रिमेन अ डिक्लेरेशन। ये एक उद्घोषणा है और ये एक उद्घोषणा मात्र ही रहेगा। लेकिन ये उद्घोषणा से थोड़ा सा इसका स्वरूप अलग है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि इट इज़ नॉट गोइंग टू अज्यूम अ बाइंडिंग कैरेक्टर। ये तो उन्होंने कहा ये डिक्लेरेशन रहा, डिक्लेरेशन रहेगा, आगे भी रहेगा, और साथ ही साथ ये इसका कोई बाइंडिंग कंसेप्ट नहीं होगा, कोई बाइंडिंग नेचर इसको नहीं दिया जाएगा, ये आवश्यक रूप से लागू इसको नहीं बनाया जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि देखिए इट इज़ स्टिल अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ डिक्लेरेशंस। इट इज़ मोर देन अ रिकमेंडेशन, इट इज़ मोर देन अ सिंपल डिक्लेरेशन। ये एक मामूली या एक जस्ट वन ऑफ द डिक्लेरेशन से एक अलग डिक्लेरेशन है। यूँ तो घोषणाएं बहुत होती रही हैं इतिहास के दौर में, लंबे इतिहास के दौर में सेवरल डिक्लेरेशंस मस्ट हैव टेकन प्लेस ओवर द लॉन्ग पैसेज ऑफ हिस्ट्री, बट दिस डिक्लेरेशन इज़ विद अ डिफरेंस। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। इट इज़ नॉट अ सिंपल डिक्लेरेशन, इट कैरीज द फ्यूचर ऑफ द मैनकाइंड। ये एक ऐसा घोषणा है जिससे पूरा वैश्विक समुदाय का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिससे व्यक्तियों का एक सम्मानित जीवन जुड़ा हुआ है। और इसीलिए उन्होंने जो उद्घोषणा का जो प्रियम्बल है, इट इज़ अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल्स एंड फॉर ऑल नेशंस। ये जो इसका प्रियम्बल है, ओपनिंग लाइन्स हैं UDHR के, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि दैट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल नेशंस एंड फॉर ऑल पीपल्स। अर्थात ये जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा है, ये सभी व्यक्तियों के लिए और राष्ट्रों के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट है। इसका तात्पर्य कि सभी राष्ट्रों के लिए, सभी जनता, सभी व्यक्तियों के लिए इसको प्राप्त किए जाने योग्य एक ये आप कह लीजिए कि नियामक है, स्टैंडर्ड है। इट इज़ अ काइंड ऑफ टच स्टोन, इट इज़ अ काइंड ऑफ यार्ड स्टिक, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेजरमेंट स्केल, वॉट एवर यू मे लाइक टू कॉल। ये टच स्टोन है, ये कसौटी है कि हर राष्ट्र को इस प्रकार का मानवाधिकारों का प्रावधान अपने यहाँ सम्मिलित करना चाहिए, अपने संविधानों में, अपने विधिक प्रक्रिया में इसको स्थान देना चाहिए। दिस वॉज द स्पिरिट। देयरफॉर इट इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल डिक्लेरेशन और मच डिफरेंट फ्रॉम अ मियर रिकमेंडेशन। सो दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन द राइट परस्पेक्टिव। ये मिसेस रूजवेल्ट ने कहा। और मिसेस रूजवेल्ट ने यह भी स्पष्ट किया दैट इन द प्रियम्बल ऑफ द UDHR इट इज़ रिटन that the human dignity and human worth is sought to be protected, it is sought to be guaranteed through teaching and studies, initiating studies or researches। उन्होंने कहा कि जो मानव मूल्य है, मानव गरिमा है, ये दो बहुत बड़े विषय हैं जो मानवाधिकार से जुड़े हैं। इनको हमें शिक्षा के माध्यम से, शोध के माध्यम से, फर्दर रिसर्च से मतलब क्या है, इसमें आगे और अध्ययन होना चाहिए। तो टीचिंग के माध्यम से, रिसर्चेस के माध्यम से, वाइडर डिस्कशन के माध्यम से हमें इन मानव मूल्यों को और आगे बढ़ाना है। वी हैव टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड दैट विल बी पॉसिबल ओनली थ्रू टीचिंग एंड फर्दर डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस। तो इसलिए उन्होंने देखिए शिक्षा को इसका बड़ा महत्व दिया कि शिक्षा के माध्यम से ये संभव हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने प्रियम्बल को इस भाषा में उसको व्यवस्थित किया UDHR को, जिससे कि मैसेज भी चला जाए कि ये प्रपत्र मानवाधिकारों का, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र मानवीय मूल्यों से, मानवीय गरिमा से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और ये किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रों को लेकिन समझना होगा कि ये मात्र उद्घोषणा से अलग है, ये उद्घोषणा से कहीं अधिक अलग है, क्योंकि ये पूरे मनुष्य के, पूरी मानवता के, पूरे वैश्विक समुदाय के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा
ये एक प्रश्न है मानवाधिकारों का, और इसलिए इसको इस उद्घोषणा के माध्यम से हम संपादित करना चाहते हैं। तो खैर, लोगों के विभिन्न राज्यों के, राष्ट्रों के मन और मस्तिष्क से इस प्रकार की भ्रांतियाँ दूर हो गई होंगी, जिस उत्साहपूर्वक, जिस कन्विंसिंग टोन में मिसेस रूजवेल्ट ने इसको क्लियर करने का प्रयास किया। नाउ व्हेन वी कम टू द प्रोविजंस ऑफ द UDHR, then we find that the UDHR contains 1 preamble and 30 articles. सॉरी, कि इस UDHR में एक प्रस्तावना है और साथ साथ 30 अनुच्छेद हैं, 1 preamble प्लस 30 articles. प्रेम्बल के बारे में तो हमने आपको बता दिया. नाउ दीज 30 आर्टिकल्स आर डिवाइडेड into three parts we can say. The first part is devoted to the civil and political rights. The second is devoted to the economic, social and cultural rights, and the third part we can say it is devoted to the concept of duties. तो प्रियम्बल में जो 30 अनुच्छेद हैं उसको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं. पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अर्थात नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार. ये पहला भाग है. दूसरा इसका जो भाग है वो क्या है? वो है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित. ये दूसरा भाग है. दैट इज economic, social and cultural rights. These rights pertain to the, we can, the second part of the charter, and the third is, as I told you, वो कर्तव्य से संबंधित है, ह्यूमन ड्यूटी से संबंधित है. अब देखिए, so far as the first part is concerned, the civil and the political rights, इसमें काफ़ी व्याख्या, बड़ी विशद रूप से व्याख्या करी गई है. What will be the civil rights? पहली बात तो सिविल राइट्स क्या होंगे. सिविल राइट्स में उन्होंने कहा जैसे राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू वर्शिप है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो अर्थात कानून के समक्ष समानता, कानून की समान समानता, धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म संप्रदाय का पालन करने की स्वतंत्रता, वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि प्रकार की इसमें स्वतंत्रताएं उसमें निहित हैं. द राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सिविल राइट्स. सो देयरफॉर सिविल राइट्स कंटेन a long list of rights. So many rights are there that have been included or incorporated in the civil rights. Now so far as the political rights are concerned, political rights क्या है? राजनीतिक अधिकार वो अधिकार है जैसा हम सब लोग जानते हैं. द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, द राइट टू कंटेस्ट फॉर एनी पॉलिटिकल पोस्ट, द राइट टू कास्ट आवर वोट, है ना. तो ये सारे क्या है? अपना वोट डालने का अधिकार, मताधिकार जिसे हम कहते हैं, आलोचना करने का अधिकार, किसी पद के लिए उम्मीदवारी का, किसी राजनीतिक पद के लिए प्रत्याशी बनने का अधिकार. तो बहुत सारे इस तरह से अधिकार होते हैं जो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं. तो ये सारे अधिकारों को इसमें उन्होंने स्थान दिया है. पॉलिटिकल राइट, दीज आर द पॉलिटिकल राइट्स दैट हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स, है ना. और साथ साथ इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें द राइट टू एक्सेस पब्लिक सर्विस एंड द राइट ऑफ द पीपल टू हैव गुड गवर्नमेंट, अच्छी सरकार प्राप्त करने का भी अधिकार उनका है, मानवाधिकार है. तो ये सारे चीज़ों को उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स में शामिल किया है. सॉरी. अब देखिए, जब ये सिविल पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात हो रही थी, देन सोवियत यूनियन रेज सम ऑब्जेक्शंस टू दीज राइट्स. उस समय का जो सोवियत यूनियन था उसने कुछ आपत्तियाँ उठाई. आपत्तियाँ इस बात को उठाई उससे लेकर कि जैसे उसने कहा द राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार. उसने कहा, आप देखिए, धर्म का अधिकार तो चलिए आपने माना अच्छा है, और पाश्चात्य देशों में तो इस अधिकार को बड़ा महत्व दिया जाता है. बट सोवियत यूनियन सेड दैट दिस राइट शुड नॉट बी एब्सोल्यूट. ये धर्म का अधिकार ये निरपेक्ष नहीं होना चाहिए. इट मस्ट कंटेन certain commas, certain checks, certain balances. That is, those organizations, those so-called religious organizations that are not conducive to the health of the state, to the law and order of the state, should not be allowed to operate. सोवियत यूनियन ने कहा कि धर्म की आड़ में
ऐसे तत्वों को, ऐसे समुदायों को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जिनसे राष्ट्र को यानी राज्य को खतरा महसूस हो या कानून तथा अनुशासन की व्यवस्था में कुछ उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े। सो देयरफॉर रिलीजन नीड्स टू बी गवर्न विथ सर्टन चेक्स एंड बैलेंसेस। उसके ऊपर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, कुछ उसके ऊपर अवरोध भी लगने चाहिए। साथ ही साथ उसने कहा सो फार एज द राइट टू लाइफ इज़ कंसर्न, राइट टू लाइफ भी सिविल राइट है, आप जानते हैं, और इसमें ये इसको इंक्लूड किया गया है। तो उसने कहा कि जो सिविल राइट्स में उसमें उसने कहा वी डू नॉट एक्सेप्ट आप जिसे कहते हैं मृत्यु दंड को, द कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस, शुड नॉट बी लेजिस्लेटेड अपॉन। हम मृत्यु दंड को अस्वीकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं। अपराध अगर किसी ने किया भी है तो उसके लिए उचित विधियों के द्वारा उसको दंड दिया जाना चाहिए, बट सडनली it should not be imposed through a law कि that a person will be given death punishment if he commits a certain kind of a crime। तो ये उन्होंने ये कहा। तीसरी बात जो सोवियत यूनियन ने ऑब्जेक्शन रेज किया था उस समय, उसने कहा कि that no fascist organization should be allowed to come into existence। कोई फांसीवादी या कोई नाज़ीवादी या कोई इसी तरह से तानाशाही से संबंधित, अधिनायकवादी संबंधित कोई भी संगठन को अस्तित्व में आने नहीं दिया जाना चाहिए। दैट डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन शुड बी इम्पोज ऑन सच ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोफेस फैसिज्म और नाजिज्म और एनी काइंड ऑफ और डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ टोटलिटेरियन टेंडेंसी। ये उन्होंने कहा सोवियत यूनियन के प्रतिनिधियों ने कि फांसीवादी, नाज़ीवादी या सर्वाधिकारवादी या अधिनायकवादी जिन संगठनों में ऐसे तत्व सामने दिखेंगे उनको निश्चित रूप से आगे नहीं आने दिया जाएगा, उनके ऊपर नियंत्रण लगा देना चाहिए। ये उन्होंने इतने ऑब्जेक्शंस, जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्शंस हैं, उन्होंने रेज किया। बट यूनाइटेड स्टेट्स डिसअप्रूव्ड ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शंस। उन्होंने कहा कि जो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्शंस उठाए हैं वो वैलिड नहीं है, क्योंकि इन जो प्रावधान हमने इंक्लूड किए हैं उसमें ये सब कुछ शामिल है। The right to religion does not mean it is absolute। So अमेरिका ने कहा it does not mean, there is nothing in this article that gives an indication that one will have the right to religion without any checks and balances। If in the name of religion anyone becomes a threat to the safety and integrity of the state or to the people, definitely then such an organization will not be allowed to continue or to operate। It will not be allowed to operate in the society। तो उसने, अमेरिका ने इस बात को लेकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये ना समझिए अगर हमने इतना इलॉबरेशन नहीं किया है तो इसका मतलब है कि हम उसको फांसीवाद को, नाज़ीवाद को हम अलाउ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बेबुनियाद बात है और जो इसमें प्रावधान हमने बनाए हैं उसमें वो सब उसमें सम्मिलित है ना। तो समय आने पर उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि ना फांसीवादी, ना नाज़ीवादी, ना ही अधिनायकवादी, कोई भी ऐसे संगठन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये इसमें एक संकल्प है इन प्रावधानों में। तो इन आधारों पर अमेरिका ने इन सारे ऑब्जेक्शंस को और इसके अलावा जो अन्य ऑब्जेक्शंस उसको उसने खारिज कर दिया अमेरिका ने। तो देखिए कई सारे इसमें प्रावधान हैं। हमने आपको बताया कि जब आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि कौन से सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कौन कौन से हैं, है ना। कल इकोनॉमिक राइट्स में जैसे कहा, आर्थिक अधिकार में क्या है, द राइट टू वर्क, द राइट टू लिवलीहुड, द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना, आजीविका का अधिकार, रोजगार का अधिकार, है ना, सोशल सिक्योरिटी का अधिकार। तो ये सब जितना यानी सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, तो इस प्रकार से बहुत सारे अन्य अधिकार भी इसमें शामिल किए गए हैं इकोनॉमिक राइट्स में। और इसी तरह से सोशल राइट्स भी हैं, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ कहा गया है। तो इसको जब आप पढ़िएगा, डिटेल पढ़िएगा, व्हाट आर दोज राइट्स जो इसमें एनुमरेट किया गया, तो उससे आपको और जानकारी मिलेगी। लेकिन when we criticize और when we analyze this UDHR, इसके प्रोविजंस को जब हम उसको समीक्षा करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, then we find that there are certain shortcomings। इसमें कुछ कमियां दिखती हैं। अगर समीक्षा करते हैं तो उसमें कुछ कमियां भी दिखते हैं।
पहली कमी ये है कि इस उद्घोषणा प्रपत्र में देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द पास्ट क्राइम्स दैट हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। यानी प्रियम्बल में कहीं पर भी इसमें ये नहीं आया है, इंडिकेशन नहीं आया है कि पूर्व में मानवाधिकारों के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार किया गया, कितना इसका उल्लंघन किया गया मानवाधिकारों का, इसका कहीं रेफरेंस नहीं आया है। इसका रेफरेंस आना चाहिए, भले ही शॉर्ट में हो, 1 लाइन या 2 लाइन में हो, कि दैट इन द लाइट ऑफ द न्यूमरस वायलेशंस that were committed against human rights during the First and the Second World War, this UDHR is being enacted in that background or in that perspective। तो अगर आलोचक ये मानते हैं, समीक्षक ये मानते हैं, अगर इसके आरंभ में ही इसमें 1-2 पंक्ति अगर इंक्लूड कर दी जाती है कि किस परिप्रेक्ष्य में आप ये बात कर रहे हैं, आप मानवाधिकारों के जब बारे में बात करते हैं तो बैकग्राउंड पिक्चर भी आपको थोड़ी देना होगा, अन्यथा एक सामान्य दर्शक नहीं समझ पाएगा कि किस परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है। तो therefore it said the first point of criticism therefore according to observers or analysts or critics is that there should have been some mention about the egregious violations of human rights that were committed during the First and the Second World War, in which millions of precious human lives were lost, मैसेकर्स वर कमिटेड। तो इतना भले ही अपना एलॉबरेट करिए, लेकिन बस आपको बताना होगा किस परिप्रेक्ष्य में आया है। दूसरी इसकी जो कमी बताई गई है वो ये है कि इसमें सिविल राइट्स में और ह्यूमन राइट्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। बोथ टर्म्स हैव बीन यूज्ड, सिविल राइट्स एज वेल एज ह्यूमन राइट्स in the UDHR. So the critics point out that there is a difference between the civil rights and the human rights. They say that civil rights basically are those rights which are provided to the citizens as a matter of necessity and urgency. नागरिक अधिकार वो अधिकार हैं जो एक किसी सामान्य नागरिक को दिया जाता है, आवश्यक रूप से दिया जाता है, और जिसके बिना उसका सामान्य जीवन, दिन प्रतिदिन का जीवन संभव नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू लाइफ, द राइट टू लिबर्टी, द राइट टू एग्जिस्ट, द राइट टू ईट, ड्रिंक and rest. These are certain vital citizens' rights. The right to worship, the right against exploitation. These are the rights of a citizen. ये अधिकार किसी नागरिक के अधिकार होते हैं, एक सामान्य नागरिक के अधिकार होते हैं कि उसके ऊपर कोई अत्याचार ना किया जाए, उसका शोषण ना किया जाए, उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, उसको धार्मिक स्वतंत्रता मिले, उसको अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिले. These are the civil rights, and therefore civil rights as a matter of fact, they are very important rights, and they are those rights without which an individual can never lead a decent citizen's life. ये वो अधिकार है जिसके बिना एक सामान्य नागरिक एक अच्छा जीवन, नागरिक का अच्छा जीवन नहीं जी सकता है. तो ये, और जबकि मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार जो है ह्यूमन राइट्स, दे आर इन मेनी सेंस दे आर एस्पिरेशनल राइट्स. हम उसको एस्पायर करते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं कि काश हमको ऐसा मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल, द राइट टू गुड गवर्नेंस, सुशासन का अधिकार, ये एक एस्पिरेशन है हमारा. हम चाहते हैं कि हमारी सरकार ऐसी, सुशासन व्यवस्था ऐसी हो. जब सुशासन कहेंगे, सुशासन का अधिकार, इसका तात्पर्य हमें आजीविका का अधिकार होना चाहिए, हमें रोज़गार मिलने का अधिकार होना चाहिए, हमें पेंशन का भी अधिकार होना चाहिए, हमारी सामाजिक सुरक्षाओं का भी अधिकार होना चाहिए. अब देखिए, हर देश के पास संभवतः इतना धन नहीं होता है कि इन द नेम ऑफ गुड गवर्नेंस इट कैन डू ईच एंड एवरीथिंग. हमारे यहाँ भी सुशासन की कल्पना करी गई है, लेकिन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में करी गई है. दैट इज़ नॉट देयर इन द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ नॉट देयर इन द चैप्टर 3, बिकॉज इट इज़ वेरी मच क्लियर गोइंग बाय द रीडिंग्स ऑफ द 4th चैप्टर पर्टेनिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जैसे जैसे इसको नॉन जस्टिफिसिबल बनाया गया, अर्थात इसको ये वाद्य योग्य नहीं है, अदालत में आप जाकर क्लेम नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें. क्यों? क्योंकि माना गया कि जैसे जैसे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वैसे वैसे व्यक्तियों की आजीविका भी सुनिश्चित करी जाएगी, उनको रोज़गार भी मिलेगा,
उनका भविष्य और अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, आर्थिक मजबूती होना चाहिए। योर नेशन शुड बी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड अनलेस अ नेशन इज स्ट्रॉन्ग it can never be in a position to grant all these privileges to its citizens, all these not privilege, but definitely all these entitlements, all these rights to its citizens. So it is very much linked with the economic aspect of a state. इसीलिए इसमें कहा गया कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, बहुत कई बार वो एक मॉरल राइट्स होते हैं, एथिकल राइट्स होते हैं, एस्पिरेशनल राइट्स होते हैं, जिनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही रियलाइज़ किया जा सकता है, जिनको समय के प्रभाव के साथ ही इसको धीरे धीरे इसको प्राप्त किया जा सकता है, एक ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रकार का डिस्टिंक्शन बिटवीन सिटीजन्स राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स दैट शुड हैव बीन डन प्रॉपरली इन दिस डिक्लेरेशन। तो ये दो इसके बड़े प्रमुख इसमें है। और तीसरा जो इसका आलोचना का अधिकार है वो भी बड़ा गंभीर है। गंभीर ये है कि देखिए, इस डिक्लेरेशन में 30 अनुच्छेद हैं। 30 अनुच्छेद में 24 जो आर्टिकल्स हैं, आउट ऑफ 30 आर्टिकल्स 24 आर्टिकल्स हैव बीन डिवोटेड टू सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। आउट ऑफ 30 आर्टिकल्स 24 आर्टिकल्स हैव बीन डिवोटेड टू सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, अर्थात 30 अनुच्छेदों में 24 अनुच्छेद नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के विषय में लिखे गए हैं। सिविल, लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स हम कह लें, नागरिक, विधिक तथा राजनीतिक अधिकारों के बारे में 24 प्रावधान हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बात आती है तो वहाँ पर केवल 5 आर्टिकल्स हैव बीन स्पेयर्ड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के लिए मात्र 5 अनुच्छेद ही बस मेंशन्ड है, वर्णित हैं। जस्ट सी द लोब साइड। इकोनॉमिक राइट्स कितना एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, सोशल राइट्स कितना बड़ा है, कल्चरल राइट्स हैं, लेकिन उनको 5 अनुच्छेदों में ही उनको समाप्त कर दिया गया है। यानी मात्र इकोनॉमिक राइट्स को 1.25 अनुच्छेद में, सोशल राइट्स को 1.25 अनुच्छेद में, 1.25 प्रोविजंस में, इकोनॉमिक राइट्स को 1.25 आर्टिकल्स में, और साथ ही साथ कल्चरल राइट्स को भी 1.25 आर्टिकल्स में। अगर हम 5 आर्टिकल्स को 3 से डिवाइड करें तो यही रेशियो आएगा। सो इट इज़ वेरी लोप साइडेड। इसलिए इसको प्रॉपर बैलेंसिंग की इसमें आवश्यकता है। जहाँ पर आपने इतना सारा आर्टिकल्स, केवल 24 आर्टिकल्स केवल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को दे दिए, वहाँ पर आपने मात्र 5 अनुच्छेद केवल इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को दिए हैं। एंड टू टॉप इट ऑल, the biggest omission that appears to be is regarding the concept of duties. Only one article, and that is Article 29, अनुच्छेद 29 ही एक केवल अनुच्छेद है that talks about the duties of people, the duties of man. 30 अनुच्छेदों में मात्र एक ही अनुच्छेद है, एक ही आर्टिकल है, that is Article 29, that talks at the fag end of the declaration. पूरी कहानी समाप्त हो गई, पूरी कथा समाप्त हो गई, और अंत में बस चलते चलते, छपते छपते एक आर्टिकल और उन्होंने डाल दिया और कहा कि हाँ, लोगों को अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। नाउ दिस इज़ वेरी शॉकिंग कि बिना कर्तव्यों के अधिकारों का क्या कोई महत्व है? हम भारतीय तो संदर्भ में कहा गया है, राइट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ड्यूटीज़ हैं। If you do your duties sincerely, rights will follow automatically. A well-performed duty entitles a person to rights. अच्छे प्रकार से संपादित किए कर्तव्यों को आपको फिर अधिकार मिलता है। यानी अच्छे से अगर आपने कर्तव्यों को संपादित किया तो आपको अधिकारों का अधिकार मिलता है। You get the right to enjoy your rights. लेकिन यहाँ पर मात्र एक अनुच्छेद है। तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग, वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसीलिए इसमें कहा ये बहुत लोप साइडेड है। ये इसमें और कर्तव्यों के बारे में तो और जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन ना कर्तव्य के बारे में तो बिल्कुल ही एकदम भुला दिया गया है। बस एक चलते चलते एक प्रावधान, एक अनुच्छेद है, और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स में भी बस एक ही 5 अनुच्छेद है।
और अंतिम जो आर्टिकल है, आर्टिकल 30, दैट सेज दैट ऑल एक्ट्स, इट प्रोहिबिट्स ऑल एक्ट्स दैट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग राइट्स। क्या कहा गया है? दिस आर्टिकल, दैट इज दिस आर्टिकल 30 प्रोहिबिट्स ऑल एक्ट्स विच वायलेट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दीज राइट्स। अर्थात ये जो अनुच्छेद 30 है, ये सभी उन अधिकारों को, इन सभी उन कार्यों को प्रतिबंधित करता है जो कार्य इतने सारे आर्टिकल्स में जो बात कही गई है अगर उसके विरुद्ध है। यानी अगर अनुच्छेद 30 ने कहा अगर अब कोई भी राज्य ऐसा कार्य करता है जो 1 से लेकर 29 तक के या 1 से लेकर 28 अनुच्छेद के बीच में कोई भी अधिकार का अतिक्रमण करता है तो वो गैर कानूनी होगा। आर्टिकल 30 outlaws all such acts which are done in contravention to any of the foregoing articles contained from article 1 to 29। अब देखिए ये भी एक बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है कि आपके हिसाब से, चार्टर फ्रेमर्स के हिसाब से, क्या केवल एक ही अधिकार, क्या केवल वही मानव अधिकार हैं, मानव मूल्य जो आपने इस पूरे प्रपत्र में रखे हैं अनुच्छेद 1 से 29 तक, 1 से अनुच्छेद 28 तक, केवल वही मानव अधिकार हैं, बाकी और नहीं है? नहीं, बाकी और भी बहुत बड़ी दुनिया है। दिस वर्ल्ड इज सो बिग, दिस वर्ल्ड कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ जस्ट 28 राइट्स, there are so many other rights that could have been included in this charter. For example, the right to environment, the right to development, the right over natural resources, the right against apartheid, the right against colonialism, the right against imperialism. These are the demands of the third world countries. They want these rights. तीसरी दुनिया के देश तो ये सारे अधिकार चाहते हैं, ये तो अधिकार है ही नहीं आपके चार्टर में, तो आपके यूडीएचआर में। आपने माना कि मानवाधिकारों का तभी उल्लंघन माना जाएगा जब ये जो यूडीएचआर में जो अधिकार वर्णित है अगर इनका उल्लंघन होगा तभी मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा, अन्य उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बाकी और कोई अधिकार का उल्लंघन करे तो वो मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है, यही तो इसका ये अभिप्राय निकल रहा है। तो इसलिए इसकी आलोचना करी गई है आर्टिकल 30 की, क्योंकि इसमें इन्होंने मानव अधिकार को बहुत सीमित कर दिया, उसका दायरा बहुत सीमित कर दिया है। तीसरी दुनिया ने तो इतने सारे अन्य अधिकारों के बारे में मांग उठाई है, उन सारे अधिकारों को तो आपने यूडीएचआर में जगह ही नहीं दिया। सो इट इज़ अगेन अ वेरी बिग ओमिशन इन द यूडीएचआर एंड दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो इसलिए ये इसकी जब समीक्षा करी जाती है तो इसमें उसके कुछ कमियां भी दिखती हैं। लेकिन जब इसके आगे और बात करते हैं इसके महत्व के बारे में, इतनी कमियों को ध्यान में रखते हुए भी ये नहीं कहा जा सकता है दिस इज़ अ यूजलेस डिक्लेरेशन। ये नहीं कहा जाएगा, इतनी कमियां होने के बाद भी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये निरर्थक उद्घोषणा पत्र है, इसका कोई औचित्य नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल ही निरर्थक होगा, अर्थहीन होगा। Despite its so many shortcomings, it did influence to a very large extent the creation or the constitutions of many countries. अनेक देशों के संविधानों के निर्माण की प्रक्रिया को इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। For instance, when the Indian Constitution was deliberated upon, when it was being discussed in the Constituent Assembly, आप जानते हैं कि हमारा देश तो 47 में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन संविधान तो बनकर तैयार हुआ है, बहुत बाद में तैयार हुआ है। 26 नवंबर 1949 को तो उसको पार्शली लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जाकर वो पूरी तरीके से लागू हुआ। सो द यूडीएचआर, मेनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द यूडीएचआर वर डिस्कस्ड in the Constituent Assembly of India, which was framing the Constitution for India at that time. And therefore, it influenced the preparation of the Indian Constitution. So, therefore, it is not only the Constitution of India that stood influenced by UDHR. Rather, several constitutions of the world, particularly of the third world, तीसरी दुनिया के बहुत सारे तीसरी दुनिया के देशों को प्रभावित किया यूडीएचआर ने। जितने भी हम कह लें, पहले तो वही राज्य को हम देख लें जो ब्रिटेन द्वारा जो शासित राज्य थे, औपनिवेशिक राज्य थे, जिनको
अलग अलग समय पर स्वतंत्रता मिलती गई। स्वतंत्रता मिलने के बाद जब उन्होंने अपना संविधान बनाना शुरू किया तो उन्होंने यूडीएचआर को स्टडी किया। इस मौलिक अधिकारों के सार्वभौमिक उद्घोषणा पत्र को उन्होंने स्टडी किया, यूडीएचआर को, और उससे उन्होंने प्रेरणा ग्रहण किया। जो कुछ वो ले सकते थे उससे उन्होंने ग्रहण किया और अपने संविधानों में उसको स्थान दिया। तो राष्ट्रों के संविधानों के निर्माण की प्रक्रिया को इसने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, पॉजिटिवली उसको इन्फ्लुएंस किया है। दूसरी बात, जो यूनाइटेड नेशंस के जो समय समय पर तमाम डिस्कशंस हुए हैं, विचार विमर्श हुआ है, चिंतन मनन हुआ है, मंथन हुआ है, उसके फलस्वरूप जो डिक्लेरेशंस पास किए गए हैं, रेजोल्यूशंस पास किए गए यूनाइटेड नेशंस में, साथ साथ जो कन्वेंशंस बहुत सारे समय समय पर बने। अभी समय जो बना, अभी समय समथिंग लाइक अ कवेनेंट, इट इज समथिंग लाइक अ ट्रीटी। तो जो ट्रीटीज़ बनाए गए, कवेनेंट्स बनाए गए, कन्वेंशंस जो किए गए, संयुक्त राष्ट्र में जो बहस हुई, विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ, चिंतन हुआ, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं यूडीएचआर की भूमिका है। दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज़ पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस during the last so many years. Ever since its creation, the UDHR has done a human service to the United Nations, for it has constantly reminded all the member states of the United Nations to keep in their mind the provisions of the UDHR whenever they were discussing about the issues of peace and tranquility of the world, or about the fundamental freedoms, or about the human worth or the human dignity of the people. This UDHR, it always served as guiding principles, as a light of the tower that is there in the sea. समुद्र में जिस प्रकार से एक टावर हाउस होता है जो बराबर चलता रहता है, and which gives directions to the sailing ships, जो शिप्स चलते हैं समुद्रों में रात के अंधेरे में, उनको ये जो टावर लाइट होती है समुद्र के बीच में बराबर इंडिकेशन देता रहता है। अगर वो लाइट को देख लेता है कोई शिप, उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, वी आर क्लोजर टू द लैंड, वी आर क्लोजर टू द कोस्ट। तो उसी तरह से यूडीएचआर ने भी ये कार्य संपादित किया है यूनाइटेड नेशंस के लिए पिछले लगभग 75 वर्षों से ज़्यादा। और इसी वजह से इट हैज़ टेम्पर्ड द टोन एंड टेनर, द लैंग्वेज एंड द स्पिरिट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इट हैज़ given a more matured form to the United Nations। तो इसलिए उसका ये बहुत बड़ा योगदान है संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के लिए भी, उसके सफल संचालन के लिए भी। और ये उद्देश्य था, हमने कल ही बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में ये दूसरा सबसे प्रमुख उद्देश्य था। पहला तो उद्देश्य था टू प्रिवेंट द स्काउर्ज ऑफ वॉर, है ना, टू प्रिवेंट the outbreak of war in future। तो ये पहला उद्देश्य था कि भविष्य में कोई और महायुद्ध ना हो, ये पहला था। और दूसरा था टू इंश्योर द ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ द पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसलिए उसने ये काम काफ़ी अच्छे से निभाया है यूडीएचआर ने। लेकिन अगर अंत में कहा जाएगा, परहैप्स यूडीएचआर विल इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी इफ़ इट गिव्स अ रीलुक टू इटसेल्फ। अगर वो अपने आप को एक बार और अगर उसका विश्लेषण किया जाए इन बदली हुई परिस्थितियों में, तो उसमें बहुत कुछ परिवर्तन करने की गुंजाइश है, संभावना है, और संभवतः वो किया जाना चाहिए। क्योंकि ड्यूरिंग 1948 देयर वर वेरी फ्यू मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशंस। और जैसे वोटिंग परसेंट पैटर्न ही बता रहा है, 48 राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया, एक भी उसको विरुद्ध नहीं था, और 8 राज्यों ने इसमें कोई वोटिंग नहीं किया। तो इसका मतलब है लगभग 55-56 ही राज्य रहे होंगे उस समय कुल मिलाकर। और आज कितने होंगे? टुडे देयर आर 193 स्टेट्स दैट आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आज 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, और उस समय मात्र 55 ही देश थे। इसलिए इतने सालों में जहाँ पर इतनी संख्या बढ़ गई है और 75 साल से अधिक बीत गया है, तो यूडीएचआर का भी एक बार पुनर्विश्लेषण होना चाहिए, पुनरावलोकन होना चाहिए, जिससे कि इसकी सार्थकता को, इसकी उपादेयता को आज के संदर्भ में और अधिक
स्थापित किया जा सके, जिससे पूरे मानव समाज के लिए, मानव समुदाय के लिए, प्रत्येक देश के लिए, केवल समुन्नत देशों के लिए नहीं, केवल नॉट ओनली फॉर द प्रॉस्परस कंट्री, even for the third world countries, that is very much required. And perhaps it will not be exaggeration to say that the UDHR is perhaps more critical. It assumes a more critical situation or importance for the countries of the third world compared to the first or the second world. पहली और दूसरी दुनिया से कहीं ज़्यादा अधिक तीसरी दुनिया के देशों को आवश्यकता है UDHR की, क्योंकि UDHR के पास एक बहुत बड़ा आपके लिए मैंडेट है। एक भी राज्य उस समय उसके विरुद्ध नहीं गया था। ये शो करता है मोस्ट ऑफ द स्टेट दे वर एग्रीड ऑन द UDHR। लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में इसको और अगर व्यापकता देकर, इसमें और सुस्पष्टता देकर, तीसरी दुनिया के डिमांड्स को लेकर, उनकी मांगों को लेकर, एस्पिरेशंस को लेकर अगर इसमें इसको व्यापकता दिया जाता है, दैट विल बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द मैनकाइंड, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द वी कैन से ऑफ द ह्यूमन काइंड, है ना। तो इसलिए UDHR का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो बहुत अनिवार्य है आज के समय में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स सो मच फॉर योर अटेंशन एंड फॉर योर पेशेंस। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। प्लीज़ go through this lecture very well, and I think that you will benefit out of this lecture. So in my next lecture, I will be talking to you about some other issue pertaining to human rights. Thanks once again. Thanks a lot.